औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किंगडम एनिमेलिया में हर फाइलम को जो नाम दिया गया है वो उसके किसी एक यूनिक करैक्टर की वजह से दिया गया है। इसी तरह जब हम फाइलम मोलस्का की बात करते हैं, फाइलम मोलस्का, ये जो वर्ड मोलस्का है ये एक लैटिन वर्ड मोलस से निकला है और मोलस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। यानी इसकी तीन क्लासेस हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा है, क्लास बाइवाल्विया है और क्लास सेफेलोपोडा है। तीनों क्लासेस में आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखेंगे लाइक ऑक्टोपस है, मजल्स है, अस्टर है, गार्डन स्नेल है, सारे के सारे जानदार जो है वो सॉफ्ट बॉडीड है। इसलिए सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स जो इस फाइलम में शामिल है, मोलस से हमने उसको नाम क्या दे दिया, मोलस्का। अब हम कहते हैं दिस फाइलम इंक्लूड्स दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच हैव सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। यानी बॉडी सॉफ्ट होगी और बॉडी में किसी किस्म के कोई कंपार्टमेंट्स या कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी, बॉडी क्या होगी, अनसेगमेंटेड होगी। दिस इज नोन एज फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का के अगर हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे नजर डालें तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं दैट इज नोन एज हैबिटेट। हम कहते हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेचुरल इकोसिस्टम में जहां कहीं पानी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम वहां पे पाए जाते हैं, या कहीं मॉइस्ट प्लेसेस है, लैंड प्लेसेस जहां पे मॉइस्चर वगैरह मौजूद रहती है, तो वहां पे भी ये पाए जाते हैं। अब अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो उसमें ऑक्टोपस है, मजल्स है और अस्टर है। और अगर हम मॉइस्ट प्लेसेस की, नमदार जगहों की बात करें, यहाँ पे पानी नहीं है, नमी हल्की फुल्की होती है, उसकी एग्जांपल हमारे पास गार्डन स्नेल आ जाती है। गार्डन स्नेल को हम लैंड स्नेल भी कॉल कर सकते हैं, हेलिक्स एस्पर्सा भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है सिमेट्री। हमने पढ़ा कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी में सिमेट्री भी मौजूद है या नहीं। अगर आप इस जानदार को देखो, मैंने एक लैंड स्नेल की डायग्राम बनाई, आपको पता है सिमेट्री में या तो रेडियल होती है या बाइलेटरल होती है। अगर हम इसकी बात करें, हम इसे दो बराबर हिस्सों में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काट सकते हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरह से कट करें तो हम कहते हैं हर वो जानदार जिसको हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकें एक ही प्लेन में, हम उसे क्या नाम देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। तो फाइलम मोलस्का के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जानदार होंगे वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है बॉडी वॉल्स, यानी इनकी बॉडी कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है। हमने पढ़ा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी वॉल बनाने वाली लेयर है उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। जिसने बॉडी ऑर्गन्स बनाने हैं उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, और जिसने गट वॉल बनानी है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। यानी इनके अंदर तीनों की तीनों जर्म लेयर्स वेल डिवेल्प्ड होती हैं, इसलिए हम कहते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस क्लियर हो जाता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब आ जाते हैं बॉडी कैविटी की तरफ। हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थ्री टाइप्स के हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसिलोमेट्स। अब अगर हम यहां पे नजर दौड़ाएं तो हम कहते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है जो मीजोडर्म की सप्लिटिंग से बनती है। दैट कैविटी इज नोन एज सिलोम। अब जिस जानदार के पास ट्रू सिलोम मौजूद है हम उन्हें क्या बोल देते हैं, सिलोमेट्स बोल देते हैं। हाँ, यहां पे हमें एक और नई टर्म समझने को मिलती है कि ये सिलोमेट्स हैं, और ये सिलोमेट्स जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप को हमने नाम क्या दिया हुआ है, प्रोटोस्टोम। इसे प्रोटोस्टोमियम भी बोला जाता है। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन वर्ड इज नोन एज प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। सेकेंड वर्ड इज नोन एज स्टोमियम, स्टोमियम वर्ड स्टोमा से निकला है, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग माउथ। यानी इस फाइलम के साथ बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में दो ओपनिंग होंगी, एक को हम नाम देते हैं माउथ और दूसरे को हम नाम देते हैं एनस। माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड एंड एनस फॉर इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर। तो इसके अंदर ये जो दो ओपनिंग है
इनमें से ब्लास्टोपोर से जो ओपनिंग पहले बनती है उसका नाम है माउथ। तो हम कहते हैं इस फाइलम में बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी गट वाल में ये जो दो ओपनिंग्स हैं माउथ एंड एनस, उनमें पहले माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, बाद में एनस बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रोटोस्टोम का कोई ऑपोजिट भी होगा, तो हमारे पास एक डिफरेंस बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम। अब जैसे मैंने बोला, प्रोटो मीन फर्स्ट, स्टोम मीन माउथ, पहले माउथ बनेगा बाद में एनस। इसी तरह ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड, स्टोम का मतलब होता है माउथ। ऐसे एनिमल्स जिनमें पहले एनस बनता है बाद में माउथ बनता है, उन्हें हम बोल देते हैं ड्यूट्रोस्टोम। तो इस फाइलम में जो जानदार पाए जाते हैं, उनके एम्ब्रियो में एक ब्लास्टोपोर ओपनिंग बनती है। उस ब्लास्टोपोर ओपनिंग से जो पहले स्ट्रक्चर बनेगा उसके बिहाफ पे हम इसको नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एम्ब्रियो शो किया, इस एम्ब्रियो की जो एंडोडर्म है वो अंदर की तरफ पिंच करके एक ओपनिंग बनाती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर एक ओपनिंग बनती है जिसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। उस ब्लास्टोपोर ने गट बनानी है, उस गट की दो ओपनिंग्स है, एक को बोलते हैं माउथ, एक को बोलते हैं एनस। अगर माउथ ब्लास्टोपोर से पहले बने तो उसे बोलेंगे प्रोटोस्टोम, और अगर एनस ब्लास्टोपोर से पहले बने उसे हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम। तो यहां पे अगर हम देखें, हम कहते हैं ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर ग्रो करते हुए जब पीछे की तरफ गई तो इस ब्लास्टोपोर से पहले बन गया माउथ, बाद में बना एनस। इसलिए इन सिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ब्लास्टोपोर ओपनिंग से जो पहली ओपनिंग बनती है वो माउथ होती है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया प्रोटोस्टोम। अच्छा, अब इनके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है। इनके पास रेड्यूला है, बाइवाल्विया। अगर हम क्लास बाइवाल्विया की बात करें तो उसमें मजल्स आ जाते हैं और अस्टर आ जाते हैं। मजल्स और अस्टर में देखें तो आपको आरी की तरह जुबान दिखाई नहीं देगी। यानी इन जानदारों में अगर हम देखें तो सपोज कर लें ये इनकी टंग है, इस टंग के ऊपर आपको छोटे छोटे दांतों के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जैसे आरी के ऊपर होते हैं। इसलिए ऐसी जुबान जो आरी के जैसे दिखाई देती है उसे हम नाम क्या दे देते हैं? रेडुला। मतलब ये हम कहते हैं रेडुला का काम क्या है बॉडी में। तो लाइक मैं गार्डन स्नेल की बात करता हूं, हमें कॉमनली दिखाई देते हैं बागात वगैरह में पौधों के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये पत्ते को अपने मुंह में पकड़ते हैं अपर और लोअर लिप की मदद से, और अपनी जुबान को आरी की तरफ फेर के उसमें से एक पीस, एक फ्रेगमेंट या पत्ते का वो लैदा करते हैं और उस पत्ते के पीस को इनगल्फ करते हैं। इसे मैक्रोफेगस फीडिंग बोलते हैं। तो आप यूं समझ लें कि अपनी फूड को पीसेस में कट करने के लिए ये अपनी जुबान का सहारा लेते हैं। तो जुबान आरी के जैसी है, तो आरी के जैसी जो जुबान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेड्यूला बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम इनके बॉडी के सिस्टम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। कहते हैं इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन, एक क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो किसी खून की नाली में बंद नहीं होगा। इन शॉर्ट इनके अंदर खून की नालियां नहीं होती, तो फ्लूइड डायरेक्ट बॉडी टिश्यूज को बात करता है। मींस कि टिश्यू और फ्लूइड में हर चीज का जो इंटरचेंज है, एक्सचेंज है, वो डायरेक्ट करना है। मींस अगर फ्लूइड के पास ऑक्सीजन है तो फ्लूइड डायरेक्ट टिश्यूज को देगा और टिश्यू से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। That type of circulatory system is known as open circulatory system. अगर मैं अपनी बात करूं, हम हैं closed circulatory system वाले एनिमल्स। लाइक हमारी बॉडी में खून की नालियां हैं, फिर एक फ्लूइड है, फिर टिश्यूज है। यानी अगर मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दूं तो मैं कहता हूं कि ये हमारे पास खून की नालियां हैं, इनके अंदर ब्लड मौजूद है और ब्लड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं जो टिश्यूज तक जानी है, और यहां पे बॉडी टिश्यूज मौजूद है। ये मैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। ये बॉडी टिश्यूज है और इन टिश्यूज के इर्द गिर्द एक फ्लूइड पाया जाता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो होगा क्या,
इस ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन निकलेगी और ये ऑक्सीजन पहले टिश्यू फ्लूइड के पास आएगी, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यूज को मिलेगी, सेल्स को मिलेगी। इन सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले टिश्यू फ्लूइड में डिसॉल्व होगी, फिर टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस हमारा ब्लड हमारे टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड या फ्लूइड डायरेक्ट टिश्यूज के साथ कांटेक्ट होता है, वो डायरेक्ट टिश्यूज को बात करता है, एक्सचेंज डायरेक्टली होता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मोलस्क के हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड मीन इनके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं जिन्हें रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं, जिसकी मदद से इन्होंने बॉडी से फ्लूइड कलेक्ट करना है, और एक होता है वेंट्रिकल जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर मीन इसमें कॉन्ट्रैक्ट करके वो फ्लूइड, वो ब्लड पूरी बॉडी टिश्यूज की तरफ भेजना है, इसलिए हम कहते हैं इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दिस इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। हम कहते हैं इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं अगर डायग्राम को शॉर्टली समझाना चाहूं तो आप इसी डायग्राम को देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो आपको इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक गट बनी हुई दिखाई दे रही है, एक ट्यूब बनी हुई दिखाई दे रही है। इस ट्यूब की 2 ओपनिंग्स है, एक ओपनिंग का नाम है माउथ और दूसरी ओपनिंग का नाम है एनस। माउथ से फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में गट में उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, और एनस से अनडाइजेस्टेड मैटर को बॉडी से रिमूव किया जाएगा। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पास फूड को इनटेक करने के लिए और अनडाइजेस्टेड मैटर को रिमूव करने के लिए अलग-अलग ओपनिंग हो, 2 ओपनिंग्स हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? इनके पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए बेटा गिल्स होते हैं। ये गिल्स मैंने थोड़ा सा रफली एक स्ट्रक्चर शो किया है, ये गिल्स है, इन गिल्स के पीछे गिल रैकर्स मौजूद है, यानी जब पानी बॉडी की सरफेस से गुजरेगा, गिल्स के ऊपर से गुजरेगा, तो उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह मौजूद है, तो वो सारे के सारे यहाँ फिल्टर हो जाएंगे, पानी यहाँ गिल्स में आएगा। पानी के पास क्या चीज मौजूद है, ऑक्सीजन। पानी यहां से ब्लड के कैपिलरीज को ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स के पास आ जाएगी। तो पानी जब यहां से बाहर निकलेगा, पानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड को दे देगा। दैट इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। तो हम कहते हैं मोलस्क में रेस्पिरेशन करने के लिए, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए गिल्स मौजूद होते हैं, और वो फ्लूइड या ब्लड आएगा, ब्लड ऑक्सीजन गिल्स को दे देगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स को दे देगा, और गिल्स के ऊपर वाटर से जो ऑक्सीजन ट्रैप की गई है वो ब्लड में शामिल हो जाएगी। दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। हमने ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑक्टोपस एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम रखने वाला ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। तो हम कहते हैं इनमें अगर नर्वस सिस्टम देखें तो 3 पेयर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया मौजूड है, यानी नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। मैंने आपको नर्व और गैंग्लिया में डिफरेंस बताया था। अगर हमारे पास एक्सोन और डेंड्राइट्स का गुच्छा बन रहा है, यानी कई सारी केबल वायर्स इकट्ठी हो रही है, तो वो मिलकर एक नर्व बनाती है। लेकिन जब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का गुच्छा बनता है तो उसे हम गैंग्लिया कॉल करते हैं। इसके पास कहता है 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया है, एक पेयर हेड में मौजूद है, एक पेयर विजुअल मैस में मौजूद है, और एक पेयर फुट में मौजूद है। और ये तीनों के तीनों पेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसकी मदद से, नर्व कॉर्ड की मदद से। हमने डिस्कस किया नर्व कॉर्ड क्या होते हैं। हमने कहा नर्व कॉर्ड कुछ फाइब्रस नर्वस टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं। तो जब ये 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया इस नर्व कॉर्ड की मदद से आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन आ जाएगी कि कौन सा फंक्शन किस ऑर्गन ने किस वक्त परफॉर्म करना है। दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ। अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने शुरू में बताया ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर ये एनिमल सॉफ्ट बॉडीड है तो इनको तो प्रीडेटर का खतरा हर वक्त रहेगा। प्रीडेटर इनको चुन चुन के खाना मारना शुरू कर देंगे।
तो इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल बनाया हुआ होता है। ये शेल हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये जैसे ही अपने प्रीडेटर को फील करते हैं कि अटैक होने वाला है, तो ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने शेल में बंद कर लेते हैं और अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेते हैं। तो हम उस बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने बोला इनकी बॉडी के 3 पार्ट हैं। एक को मैंने बोला हुआ है हेड, दूसरे को मैंने बोला हुआ है फुट, और एक को मैंने बोला हुआ है विजरल मैस। विजरा कहते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन को, तो विजरल मैस मीन एब्डोमेन में जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसे विजरल मैस बोलते हैं। यानी आप कहते हैं ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन, सारे के सारे ऑर्गन जो पेट में पाए जाते हैं उन्हें हम विजरा बोलते हैं। तो मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर शो किया है जिसमें मैंने एक विजरल मैस दिखाया हुआ है, एक फुट दिखाए हैं और साथ मैंने हेड शो किया हुआ है। अब इनके जो हेड्स हैं इनके ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं। ये टेंटिकल्स सेंसरी आप कहते हैं रिसेप्टिकल्स का काम करते हैं। एनवायरमेंट में कोई खतरा महसूस करेंगे या लाइट एक्सपोज करें, आप उंगली की मदद से इनको टच करते हैं तो ये सेंसेशन फील करेंगे और एकदम से अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके इस शेल के अंदर बंद कर लेते हैं। अब विजुअल मैस के इर्द-गिर्द एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ एक इन्वेलप है जिसे हम मेंटल कॉल करते हैं। अब विजुअल मैस और मेंटल के बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसे हम मेंटल कैविटी का नाम देते हैं। और ये जो मेंटल की आउटर लेयर है ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन करती है। वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे जैसे खारिज होता जाता है वो इस मेंटल के इर्द गिर्द जमा होता जाता है। जैसे जैसे वो जमा होता जाता है वो इसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक हार्ड शेल बनाता जाता है जिसे हम कैल्केरियस शेल या फिर कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। अब हम कहते हैं अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है। मेटानेफ्रीडिया का काम क्या है, उसमें इस विजुअल मैस से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट करना है, उस वेस्ट मटेरियल को सिलोम में डाल देना है। सिलोम के पास ये जो सिलिएटेड ओपनिंग है इसकी मदद से वेस्ट मटेरियल सारे का सारा मेंटल कैविटी में रिलीज कर दिया जाएगा और मेंटल कैविटी से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्क्स। अब हम आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। हम कहते हैं अगर हम मोलस्क्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सारे के सारे जानदार यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मीन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पे है। कॉपुलेशन होगी, मेल की तरफ से स्पर्म आएगा, फीमेल की तरफ से एग आएगा, यूनियन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन इन मोलस्क्स। दैट्स इट। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक फाइलम मोलस्का के बारे में। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई भी आपकी इंक्वायरी है, क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।